वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात एवं समानुपात चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ भी जानेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। बेसिक चीज़ इसलिए जानकारी रहना ज़रूरी है कि कहीं पे अगर हम शॉर्ट ट्रिक अगर हम भूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें बेसिक चीज़ उस समय काम आएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, जिससे इसमें पहला क्वेश्चन है x बराबर 1/3y दिया गया है और y बराबर 1/3z दिया गया है। तो x y z का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे और इस वीडियो में हम कुछ अदर तरीक़ा से देखते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर 1/3y दिया गया है, अगर हम ये y को काट कर अगर नीचे लाएंगे तो x बट्टा y कितना आ गया 1/3। इसका मतलब x अनुपात y जो आ गया वो कितना आ गया 1/3 आ गया। फिर यहाँ पे y बराबर 1/2z दिया गया है, अगर हम z को काट के नीचे लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो y अनुपात z आया है वो कितना आ गया 1/2 आ गया। हमें क्या चीज़ पूछ रहा है x y z का अनुपात पूछ रहा है ना, x अनुपात y अनुपात z यही पूछ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले x y को 1 और 3 को यहाँ लिख देना है और फिर y z में 1 और 2 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो भी जगह खाली हो सब जगह को भर देना है। जैसे यहाँ पे एक जगह खाली था तो यहाँ पे जो भराएगा इसके पीछे वाला संख्या 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो संख्या आएगा यहाँ पे 1 है तो इसके पीछे जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर गुना कर देना है। जैसे इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी x अनुपात y अनुपात z का जो अनुपात आएगा वो 1/3/6, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ भी जानकारी रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कभी बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा तो इस तरीक़ा के माध्यम से हम उस सवाल को जल्दी बना सकते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं, a अनुपात b 1/2 दिया गया है, b अनुपात c 3/4 दिया गया और c अनुपात d 5/6 दिया गया है। तो a b c d यानी d c b a का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, a b c d अनुपात में लिख देना है, ठीक है। a अनुपात b 1/2 था तो पहले लिख लेंगे। फिर b अनुपात c कितना था 3/4, तो b अनुपात c 3/4 लिख लेंगे, b के नीचे 3 और c के नीचे 4। फिर c अनुपात d 5/6 था तो यानी यहाँ पे 5/6 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो खाली जगह जितना बच गया सबको भर देना है। जैसे यहाँ पे खाली जगह था तो ये जो 2 आएगा ये इसके आगे चला जाएगा, यानी यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये जो खाली जगह भरा है ये यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा, यानी इसके पीछे 3 आ जाएगा और यहाँ जो आएगा इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, यानी ये 5 इस दोनों जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबको ऊपर ऊपर गुना कर देना है। यानी ये जो 1 × 3 × 5 यानी 5 × 15 हो जाएगा, अनुपात 2 × 6 × 5 30 हो जाएगा, अनुपात 2 चौके 8 5 40 हो जाएगा। फिर आगे 4 दूना 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी ए बी सी डी का जो अनुपात आएगा वो 15/30/40/48। यानी अगर हमें उल्टा लिखना था, हमें डी सी बी ए का अनुपात निकालना था ना, डी सी बी ए का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, डी 48 है, सी कितना है 40 और बी 30 और ए 15, यानी 48 40 30 15, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इसमें a अनुपात b 1/2 दिया गया, b अनुपात c 3/4, c अनुपात d 6/9, d अनुपात e 12/16 दिया गया है। तो इसमें a b c d का अनुपात निकालना है। तो सेम उसी तरीक़ा से a b c d e लिख लेंगे, a b c अनुपात d अनुपात e लिख लेंगे। और a अनुपात b कितने दिए गए थे 1/2 दिया गया था और c अनुपात d 3/4 दिया गया था और फिर c अनुपात d कितना दिया गया तो 6/9, तो 6/9 कंटिन्यूस लिख लेंगे। फिर d अनुपात e 12/16, तो 12/16 कंटिन्यूस लिख लेंगे। तो एक काम करेंगे, अगर कहीं पे ये कट जाता है, जैसे ये 6/9 कट रहा है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, यानी 6 और 9 कट रहा है अगर, तो ये इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 9 लेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस 6/9 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 12/16 भी कट जाएगा
तो 12 16 को अगर हम काटेंगे तो 4 से ये कितना बार में, 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, यानी D अनुपात E को 12 16 के स्थान पर अगर हम 3:4 लेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 6:9 को 6:9 नहीं लेकर 2:3 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद D अनुपात E को 3:4 ले लेते हैं, 12:16 नहीं लेकर क्या ले लेंगे, 3:4, यानी 12:16 वही होगा जो 3:4 होगा, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो 2 है इस 2 को आगे कर लिख देंगे हर जगह, ठीक है। ये जो 4 है इस 4 को हम आगे लिख लेंगे हर जगह। फिर ये जो 3 है इस 3 को आगे हर जगह लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है यहाँ पे इस पीछे में भी लिख देना है। ये 2 है इसको भी पीछे में हर जगह लिख देना है। फिर ये 3 है इसको भी पीछे में हर जगह लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है, ए का निकालना है। तो 1 गुने 3 गुने 2 गुने 3 यानी 3 गुना 6, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 दूनी 12, और फिर 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 8 दूना 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 4 दूना 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, और 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा अनुपात। फिर 4 दूना 8 को 3 से गुना 24, और 24 चौका 96 हो जाएगा यहाँ पे। तो ABCD का अनुपात आ गया। अभी ये और कटेगा, अगर हम 6 से काटेंगे तो 3 बार में, 6 से ये 6 बार में, 6 से 8 बार में, और 6 से 12 बार में, और 6 से 16 बार में, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो लेकिन सभी संख्या में, अगर एक में हम 6 से भाग कर रहे हैं तो सभी में 6 से भाग करना पड़ेगा। तो जो इसका अनुपात आ जाएगा ABCDE का अनुपात 3, 6, 8, 12, 16 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को ईजी वे में बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें A अनुपात B अनुपात C जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है। इसका मतलब A का मान अगर अनुपात में 2 है तो B का मान अनुपात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C का मान अनुपात में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, A/B, यानी A के बदले में 2/3, B के बदले में 3, यानी यहाँ पे निकालना हमें A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। तो B के बदले में कितना लिखेंगे, 3, और C के बदले में 4, यानी B/C को क्या लिख सकते हैं, 3/4 अनुपात। फिर क्या लिखेंगे, C/A, यानी C/A करेंगे तो 4/2, ठीक है। अगर ये बट्टा में आ जाए यानी फ्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाए अनुपात, तो क्या करना है कि नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 2, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 हो जाता है। तो जो 12 होता है जो एलसीएम आएगा उसको हम गुना कर देंगे, उसको क्या करेंगे, सभी भाग में गुना कर देंगे, क्योंकि अनुपात का क्या नियम है, अगर हम एक संख्या में गुना करते हैं तो अनुपात में जितना भी टर्म लगाते हैं सब संख्या में उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। अगर हम पहला में हम 12 से गुना किए तो सब में 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना इसलिए किए ताकि फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए। फिर ये 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 दूना 8 ही हो जाएगा अनुपात। 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा अनुपात। 2 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 6 चौका 24, यानी 8:9:24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी फ्रैक्शन वाला पार्ट आए तो क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है और जो एलसीएम आएगा उससे तीनों टर्म में गुना कर देना है। जैसे ये सवाल देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया गया, 1/2 अनुपात 3/8। ए अनुपात बी कितना दिया गया था, 1/2 अनुपात 3/8। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8। तो क्या करना है, दोनों टर्म में 8 से गुना कर देना है। तो यानी 2 से 4 बार में कट जाएगा और ये 8 से 8 कट जाएगा, यानी 4:3 ए बी का आ गया। फिर आते हैं बी अनुपात सी कितना दिया गया है, 1/3 अनुपात 5/9। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, तो 9 से हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में गुना कर देंगे। तो यानी ये 9 से ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी बी अनुपात सी कितना गया, 3:5 आ गया। फिर आगे आते हैं, जो सी अनुपात डी दिया गया वो कितना दिया गया है, 5/6 अनुपात 3/4। तो 6, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो क्या करना है, 12 से दोनों टर्म में गुना कर देना है। तो 6 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में,
और 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी C अनुपात D जो आ गया 10:9 आ गया। अब जब ये अनुपात आ गया तो ABCD का अनुपात निकालना था ना, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो AB का अनुपात कितना है, 4:3, तो 4:3 यहाँ पे लिख देना है। फिर BC का अनुपात 3:5 है, तो यानी अगला टर्म यहाँ लिख देना है। फिर CD का अनुपात 10:9 है, तो यानी अगला टर्म यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, इससे पहले जिस तरीक़ा से बनाते थे, जैसे 3 यहाँ है तो यानी इसके आगे जहाँ भी रहेगा टर्म, सभी टर्म में 3 लिख देंगे, यानी 5 को इसके आगे वाला टर्म में लिख देंगे। फिर ये 10 को इसके पीछे वाला टर्म में और ये 3 को इसके पीछे वाले टर्म में यहाँ पे लिख देंगे। 10 के पीछे 2 जगह खाली है तो दोनों जगह 10 दे देंगे। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है, यानी 4×3=12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 अनुपात, फिर 3×3=9 को 10 से गुना करेंगे तो 90, फिर 5×3=15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, फिर 5×3=15 को 9 से गुना करेंगे 135। तो देख रहे थे कि 15 हर जगह था, जब 15 हर जगह था तो क्या करेंगे, हम 15 से इसको काट देंगे, यानी 15 से 8 बार में, 15 से ये 6 बार में, 15 से 10 बार में और 15 से ये 9 बार में, यानी 8, 6, 10, 9, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो था अनुपात का बेसिक चीज़, इसको जानकारी में रहना ज़रूरी था क्योंकि ये सब चीज़ जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अभ्यर्थी PQ के अंकों का अनुपात 2:5 है, यानी P अनुपात Q जो है वो 2:5 है। ये बेसिक सा सवाल है, इसको खुद से भी बना सकते हैं। तो 2 अभ्यर्थियों P और Q का जो अंक का अनुपात है 2:5 है। P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। जैसे या तो हम कोई वेरिएबल टर्म x से गुना भी कर सकते हैं या तो बिना वेरिएबल टर्म लेकर भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिना वेरिएबल टर्म लिए ही बनाएंगे। ठीक है, वेरिएबल टर्म वहाँ पे लेंगे जहाँ पे गुना का बात आए या वर्ग का बात आए। ठीक है, जहाँ पे गुना या वर्ग का बात आए तभी हम वेरिएबल टर्म लेंगे। अगर गुना या वर्ग का बात नहीं आए तो हम बिना वेरिएबल टर्म लिए ही इसको बनाएंगे। जैसे P का अंक 120 है, यानी P का अंक अनुपात में कितने हैं 2 और वास्तव में कितना है 120, यानी यही 2 का वैल्यू कितना दिया गया 120 दिया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 120/2 यानी 60। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, Q, तो Q का अंक अनुपात में 5 था, यानी तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 का वैल्यू 60 तो 5 का वैल्यू 6×5 300, यानी इसका मतलब जो Q का अंक होगा वो 300 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या हैं, उन संख्या का योग 16 है। तो अनुपात में योग कितना हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात में योग। अगर यही बोला जाता है कि उन संख्या का गुणनफल 16 है तब हम 1x 2x 3x 4x मानते हैं। जब गुना का बात करें या वर्ग का बात करें तब हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल टर्म मानेंगे, लेकिन जब प्लस माइनस का बात करें तब हम लोग वेरिएबल टर्म नहीं भी मानेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जो संख्या का अनुपात है 1:2:3:4 था, तो उन संख्या का योग 16 है। अनुपात में योग कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9 1 10, यानी अनुपात में योग कितना हो रहा है 10 और वास्तव में कितना योग हो रहा है 16, यानी 10 का वैल्यू 16। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/10। ठीक है, तो क्या चीज़ पूछ रहा है, पहली और चौथी संख्या का योग किसके बराबर है। तो पहली और चौथी संख्या का योग पहले हम अनुपात में ही निकाल लेंगे। तो अनुपात में योग कितना हो रहा है, पहली और चौथी संख्या का योग 4 1 5, यानी जब 1 का वैल्यू 16/10 तो हमें 5 का वैल्यू निकालना था। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/10 × 5, यानी 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, यानी 5 का वैल्यू कितना हो गया 8। इसका मतलब अनुपात में दोनों पहली और चौथी संख्या का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और इस टाइप का सवाल जो है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले इसका हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहले बेसिक आते हैं। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, जब दोनों संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो कोई भी संख्या अगर 2:3 में है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये संख्या किस अनुपात में, 2x/3x। इस संख्या को लिख सकते हैं 2x/3x। जब हम इसमें 8 जोड़ते हैं, यानी इसमें भी 8 जोड़े, पहला संख्या में भी 8 जोड़े और इसमें भी 8 जोड़े,
तब जो ये अनुपात बन जाता है क्या बन जाता है, 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी ये 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x + 32, और फिर ये 3 से इसको गुना करेंगे तो 9x + 24, ये इक्वल टू, अब ये x इधर आएगा 8x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा केवल x, यानी 9x में से 8x जाएगा तो x, और ये 24 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो पहला संख्या हम लोग 2x माने थे, दूसरा संख्या 3x माने थे, तो योगफल कितना आ गया 5x, 2x और 3x का योगफल 5x आ गया। तो 5x यानी x का वैल्यू 8, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 8 यानी 40 आ जाएगा। ये तो सवाल का बेसिक था, ये बेसिक से हम लोग सवाल करते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वो भी देख लेते हैं, यानी शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्या का अनुपात था वो कितना था 2:3 था, और 8 जोड़ने के बाद ये संख्या का अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। ठीक है, दोनों में हम लोग 8 जोड़े हैं, यानी इसमें भी 8 जोड़े हैं और इसमें भी 8 जोड़े हैं। अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ, 2 से 3 हुआ यानी 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ 3 से 4 हुआ यानी 1 का वृद्धि हुआ। अनुपात में दोनों जगह 1 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन अनुपात में दोनों जगह क्या चीज़ जोड़ा जा रहा था, 8 जोड़ा जा रहा था, यानी हम कह सकते हैं यही 1 का वैल्यू 8 है। जब ये 1 का वैल्यू 8 दिया गया है तो संख्या का योग पूछ रहा है, यानी संख्या का योग कितना था 2 + 3 यानी 5, यानी 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी इसका जो आंसर होगा वो 40 होगा। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल को ईजी वे में बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हर बार हमें दोनों जगह समान मात्रा में ही बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 1 बढ़ा और यहाँ भी 1 बढ़ा, तो क्या हर बार दोनों जगह एक ही एक, कभी तो ये भी हो सकता था कि यहाँ 2 बढ़ा और यहाँ 3 बढ़ा, तब तो मेरा ये अनुपात फेल कर जाता, क्योंकि हम प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 3 जोड़ा जाता। तो ये जब दोनों जगह अलग अलग जोड़ा जाएगा तब हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे वो भी आगे देखते हैं। जैसे कि ये सवाल देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात था वो 5:3 है, संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7:5 होता है। यानी अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो दोनों संख्या का जो अनुपात था वो 5x/3x था, और अगर हम दोनों में 14 जोड़ देंगे, यानी इसमें भी जोड़ेंगे 14 और इसमें भी जोड़ेंगे 14, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद दोनों अलग अलग संख्या निकालना, यानी 5x और 3x का अलग अलग मान निकालना था। तो ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप 4 स्टेप आगे करना पड़ जाएगा। हम लोग इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, जैसे अनुपात कितना था पहले 5:3 था, जब हम 14 जोड़ दिए तब अनुपात क्या बदल गया 7:5 में बदल गया। तो अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पे भी 2 का वृद्धि हुआ और यहाँ पे भी 2 का वृद्धि हुआ, यानी अनुपात में तो 2 का वृद्धि हो रहा है। इस सवाल में भी दोनों जगह सेम वृद्धि हो रहा है, और दोनों में हम लोग कितना जोड़े थे 14 जोड़े थे, यानी यही 2 का वैल्यू, यानी प्रत्येक में हम अनुपात में 2 जोड़ रहे हैं और वास्तव में 14 जोड़े थे, यानी यही 2 का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 7, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करें, यानी दोनों संख्या ज्ञात करें, तो ये 5 का वैल्यू 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये 3 का वैल्यू 7×3 = 21 हो जाएगा, यानी जो संख्या होगा वो 35:21। तो यहाँ भी समान मात्रा में बढ़ा। अब हम लोग कुछ ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें समान मात्रा में नहीं बढ़ेगा। जैसे ये सवाल देखते हैं, दो संख्या के बीच का जो अनुपात है वो 5:9 था, यानी जो संख्या के बीच का अनुपात 5:9 था। जब हम प्रत्येक में 9 जोड़ देते हैं तब जो संख्या का अनुपात होता है वो 16:27 होता है। देखिए अनुपात में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 11 जोड़ रहे हैं और यहाँ पे 18×9 = 18 जोड़ रहे हैं, जबकि बोल रहा है प्रत्येक में हम 19 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है, अलग अलग संख्या जोड़ा जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। पहले इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे 4, और इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 5 और 9 का अंतर 4 हो जाएगा, और 16-27 का अंतर 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और ये 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अनुपात का नियम है कि हम किसी भी संख्या को, यानी अनुपात में हम किसी एक टर्म में अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर हम इस टर्म में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इस अनुपात में, तो ये अनुपात कितना बन जाएगा, 55:99, यानी 11×5 = 55:99। अगर हम नीचे वाले संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 64:27×108। तो अब हम प्रत्येक में कितना का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 9 का वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ भी 9 का वृद्धि कर रहे हैं। प्रत्येक में अब समान मात्रा में वृद्धि हो गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 9 का वृद्धि किया जाए, यानी यही 9 का वैल्यू 9 दिया गया है तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। जब 1 का वैल्यू 1 तो 55 का वैल्यू 55 हो जाएगा और 99 का वैल्यू 99। इसका मतलब जो संख्या होगा वो 55 और 99 होगा। इसका आंसर 55 और 99 ही होगा, यानी 55 और 99 था, तो जो इसका आंसर होगा 55 और 99 ही होगा। ये जो ऑप्शन है वो पिछला वाला सवाल का ऑप्शन लिखा गया था, तो जो इसका आंसर होगा वो 55 और 99 हो जाएगा इस संख्या सवाल का उत्तर। ठीक है, जैसे अगर हमें इस सवाल को बनाना है, जैसे बाय द वे हमें इस सवाल को बनाएंगे। एक सवाल और देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे किसी दो संख्या के बीच का अनुपात 4:7 है और जब हम प्रत्येक में 4 जोड़ दिए तब ये अनुपात 3:5 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है, जबकि बोला प्रत्येक में 4 जोड़ा गया, यानी प्रत्येक में समान मात्रा में जोड़ा गया, यहाँ पे अलग अलग मात्रा में जुट रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस 4 और 7 का अंतर 3 होता है और 3 और 5 का अंतर 2 होता है, यानी इस दोनों का अंतर निकाल लेना है। और फिर क्या करना है, ये अंतर को, यानी ये जो 2 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8:14, यानी 4:7 को क्या लिख सकते हैं, 8:14 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये 9:15 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब हमें इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब हम लोग अनुपात में कितना का वृद्धि कर रहे हैं, 1 का वृद्धि कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी 1 का वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ भी 1 का वृद्धि कर रहे हैं। और जबकि बोला जा रहा है कि 4 जोड़ रहे हैं, यानी यही 1 का वैल्यू कितना है, 4। जब 1 का वैल्यू 4 आ गया तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या अनुपात में 8 है, जब 1 का वैल्यू 4 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग जो वृद्धि निकाले इस अनुपात में निकाले, तो हमें इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ऊपर वाले अनुपात से, क्योंकि जो भी अब वृद्धि या कमी निकालेंगे वो हम ये वाला अनुपात से निकालेंगे। तो जब 1 का वैल्यू 4 आ गया तो ये 8 का वैल्यू, यानी पहली संख्या 8 था अनुपात में, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब जैसे ये एक सवाल और लेते हैं, फिर ये 173 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ये सवाल देखते हैं, दो संख्या के बीच का अनुपात 3:5 था, यानी ये 3:5 था, और जब हम प्रत्येक संख्या में 14 घटा दिए तब जो अनुपात बना वो 12:23 बन गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों का अंतर निकालेंगे। 12 और 23 का अंतर 11 हो जाता है और 3, 5 का अंतर 2 होता है। तो क्या करना है, इस 2 को नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना, इस 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33:55। और फिर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24:46। तो हम प्रत्येक संख्या में कितना का कमी कर रहे हैं, 33 में से यानी 24 कम कर रहे हैं, यानी 9 का कमी कर रहे हैं। यहाँ भी कितना कमी करें, 9 का, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 14 घटा दिया जाए, यानी ये 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14/9। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या कितना था मेरे पास, ये 55। तो 55 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस सवाल में भी सुधार करना पड़ेगा, यहाँ प्रत्येक संख्या में 14 नहीं घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में यहाँ पे 9 घटाया जाए, यानी यहाँ पे 9 रहना चाहिए, प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए। तो यहाँ पे भी सुधार करना पड़ेगा। ये 9 का वैल्यू कितना दिया गया, प्रत्येक संख्या में कितना घटाया, 9, यानी ये 9 का वैल्यू 9। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9/9 यानी 1। तो ये पहली संख्या पूछा है, नहीं दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या हम लोग कितना लाए थे, 55। तो ये 55 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बना लेंगे, यानी बराबर मात्रा में वृद्धि या कमी करने के लिए क्या करेंगे, यानी ऊपर वाले के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि समान मात्रा में वृद्धि या समान मात्रा में कमी हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस टाइप के सवाल, जैसे 3:5 में के अनुपात को 3:4 प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो इस टाइप का सवाल जो है वो हमेशा ऑप्शन से ही बनेगा। जैसे 3:5 में हमें कौन सा संख्या जोड़े कि 3/4 प्राप्त हो। अगर हम ऑप्शन से 3 लेते हैं, अगर हम दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6/8। यानी अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार में, 2 से ये 4 बार में 3/4 हो रहा है, 3:4 हो रहा है। तो हम प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। जैसे ये 176 नंबर देखते हैं, यानी 7:13 में हम लोग प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए। तो अगर हम ऑप्शन से 5 लेते हैं, यानी इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 7 5 12 बटा 13 5 18, यानी 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी 2/3 हो जाए। तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या हम लोग 5 जोड़ेंगे। बाकी कोई भी ऑप्शन जोड़े, जैसे 3 लेते हैं अगर, तो 7 + 3 कितना हो जाता है 10, अब बटा यानी 13 + 3 कितना हो जाता 16, इन 10/16 कितना हो जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, 5:8 हो जाता है, जबकि हमें 2:3 प्राप्त करना था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 जोड़ने पर वो जो अनुपात आता है वो 2:3 हो जाता है। तो सेम इसी तरह से अगर घटाने के लिए बोलता तो सेम यही प्रोसेस अपनाते, यानी ऑप्शन लेकर ही। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़, जैसे ये सवाल देखते हैं। 330 रुपये की एक धनराशि को XYZ में 3/4, 2/5 और 1/2 के अनुपात में बांटा गया। यानी XYZ में किस अनुपात में बांटा गया, 330 रुपये की धनराशि को 3/4 अनुपात 1/5, 2/5 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को रिमूव करना है। अगर 4, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। तो यानी प्रत्येक संख्या हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 से 5 बार, यानी 5 × 15 हो जाएगा। अनुपात 5 से 4 बार में, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से 10 बार में, यानी ये 10 आ जाएगा। यानी XYZ के किस अनुपात में बढ़ा तो उसको मिला 15:8:10 के अनुपात में उसको मिला। तो अगर हम यहाँ पे टोटल धनराशि निकालने की कोशिश करेंगे तो टोटल धनराशि कितना हो रहा है 15 8 23 और 10 33, यानी अनुपात में टोटल धनराशि 33 हो रहा है। और वास्तव में टोटल धनराशि कितना है 330, यानी यही 33 का वैल्यू 330 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू जब 10 तो ये 15 का वैल्यू, 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, यानी ये 8 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 10 तो 8 का वैल्यू 80 और ये 10 का वैल्यू 100। यानी अगर 330 रुपये को हम ये 3/4, 2/5 और 1/2 का अनुपात में बांटेंगे तो इसको 150 रुपये मिलेगा, इसको 80 रुपये मिलेगा, इसको 100 रुपये मिलेगा। लेकिन क्या हुआ गलती से ये XYZ में 5 4 2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5 4 2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर 5 4 2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अनुपात में टोटल राशि कितना हो रहा है 5 4 9 2 11, अनुपात में टोटल राशि 11 रुपये हो रहा है। और वास्तव में कितना राशि था 330, यानी यही 11 का वैल्यू 330 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 330/11 करेंगे तो 30। जब 1 का वैल्यू 30 तो ये 5 का वैल्यू 150, ये 4 का वैल्यू 120 और ये 2 का वैल्यू 60। ठीक है, लेकिन गलती से क्या हुआ उसको 150, 120 और 60 रुपये बट गया। तो इसमें किसको ज़्यादा फायदा हुआ यही सवाल पूछ रहा है, यानी सबसे अधिक लाभ किसे और कितना रुपया प्राप्त हुआ। देखिए X को 150 रुपये मिलना था और यहाँ भी 150 रुपये ही मिला, यानी X को कोई फ़ायदा नहीं। Y को 80 रुपये मिलना था और यहाँ पे 120 रुपये मिला, यानी Y को कितना ज़्यादा मिला 40 रुपया ज़्यादा मिला, Y को 40 रुपये ज़्यादा। और Z को मिलना था 100 और मिला 60, यानी Z को क्या हुआ 40 रुपया कम मिला। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ Y को हुआ, 40 रुपये ज़्यादा मिला। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बांटना था 3/4 अनुपात 2/5 अनुपात 1/2 में। अगर 3/4 2/5 1/2 में बांटता तो कितना होता, कितना राशि मिलता 150, 80 और 100 रुपये मिलता। लेकिन बट गया 5 4 2 का अनुपात में, तो उसको कितना मिल गया 150 इसको मिला, 120 इसको मिला, 60 इसको मिला। तो क्या हुआ Y को 40 रुपये ज़्यादा फायदा हो गया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
सेम ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल भी सेम उसी तरीके से है, इसको खुद से बना लेना है। अब हम लोग कुछ अलग सा सवाल देखते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है कि PQR के बीच में 417 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि इनके हिस्से में क्रमशः 5 रुपये, 8 रुपये और 4 रुपये कम कर देने के पश्चात शेष धनराशि को 259 हो। यानी PQR में टोटल कितना धनराशि बांटना था? 417 रुपया बांटना था। लेकिन अगर हम प्रत्येक के हिस्से में P के हिस्से में 5 रुपया कम कर देते हैं, यानी Q के हिस्से में 8 रुपये कम कर देते हैं और R के हिस्से में 4 रुपये कम कर देते हैं, तो यानी हम टोटल कितना राशि कम कर रहे हैं? 5 + 8 + 4, यानी कुल मिला के हम लोग 8 × 5 = 13, 4 17 रुपया कम कर रहे हैं। यानी टोटल 417 रुपया था और हम 17 रुपया कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कितना धनराशि को वितरित कर रहे हैं? 400 रुपया को वितरित कर रहे हैं। कम करने के बाद हम लोग 400 रुपया को वितरित कर रहे हैं। और ये 400 रुपया को हम लोग किस अनुपात में वितरित कर रहे हैं? 2:5:9 में। कहने का मतलब है प्रत्येक में 5, 8, 4 कम करने के बाद शेष धनराशि को 259 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर 5, 8, 4 रुपया कम किए तो इसका मतलब ओवरऑल 17 रुपया कम किए। यानी पहले 417 रुपया हमको बांटना था और 17 रुपया कम बांटे, यानी हम लोग कितना रुपया बांटे? 400 रुपया बांटे। ये 400 रुपया किस अनुपात में बांटे? शेष धनराशि को 259 में बांटे। तो यानी P को 2 रुपये मिला होगा, तो Q को 5 रुपये और R को 9 रुपये मिला होगा। तो अब क्या चीज़ बोला है कि R को कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे टोटल राशि कितना हो रहा है? 5 × 2 = 7, 9 × 7 = 16। यहाँ पे टोटल राशि 16 हो रहा है और ये 16 का वैल्यू कितना दिया गया है? 400 दिया गया है। यानी टोटल धनराशि कितना था? 400। अनुपात में टोटल राशि 16 है और वास्तव में टोटल राशि हम लोग कितना बांटे थे? 400। यानी 16 का वैल्यू 400, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। 400/16 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो R का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो R कितना था? 9। यानी 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 × 225। इसका मतलब R को 225 रुपये मिला। कब? जब हम R में 4 रुपया कम कर दिए थे तब। यानी ये जो 9 अनुपात में आया कब आया था? 4 रुपया कम करने के बाद में आया था 9। तो इसका मतलब जो R को टोटल कितना मिला होगा? 225 इधर और 4 रुपये हम लोग कम कर दिए थे, यानी 229। यानी R का जो राशि होगा वो 229 हो जाएगा। अगर यही P का पूछ देता तो 1 का वैल्यू जब 25 आया था तो 2 का वैल्यू 50 आ जाता। यानी P को 50 रुपये कम मिला था जब हम 5 रुपये उसको कम कर दिए थे, तो इसका मतलब उसको टोटल कितना रुपये मिला होगा? 55 रुपये मिला होगा। तो P का 55 आ जाता। तो इस तरीके के सवाल हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पे बोला जाता है 5 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपये अधिक देने के पश्चात ये राशि का अनुपात बोलता, तो हम यहाँ पे 17 क्या करते? ऐड कर देते हैं। जैसे एक सवाल और देखते हैं। जैसे ये 145 नंबर देख लेते हैं और 144 नंबर खुद से प्रैक्टिस करना है। PQR के बीच में 405 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि इनके हिस्से में 15, 10 और 20 रुपये कम कर देने के पश्चात शेष धनराशि को 1, 3, 4 के अनुपात हो। यानी PQR को टोटल कितना राशि मिलना था? PQR को टोटल 405 रुपये मिलना था। लेकिन जब हम 15, 10, 20 यानी टोटल कितना कम कर रहे हैं? 15 + 10 + 20, 15 + 10 + 20 यानी 20, 10, 30, 15, 45। यानी जब हम 45 रुपया कम कर दे रहे हैं तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? यानी 360 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये 360 रुपये यानी शेष बचा। अगर हम 15, 20, 25 रुपये यानी 45 रुपये कम कर दें तो 360 रुपये बचा। और इस शेष राशि को यानी शेष धनराशि यानी यही शेष 360 रुपये को 1, 3, 4 के अनुपात में हम लोग PQR में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो बाद में जाके टोटल राशि कितना हो रहा है? 3, 1, 4, 4, 8 यानी अनुपात में 8 हो रहा है। और वास्तविक में कितना था? 360 यानी 8 का वैल्यू 360 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना निकालेंगे? 45, 8 चौका 32, 8 पंच 40, 45 हो जाएगा का वैल्यू। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? P को कुल कितना राशि प्राप्त होगा? तो P को अनुपात में 1 मिला था, तो ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45, 45 आ गया था 1 का वैल्यू 45। तो ये 45 कब आया था? 15 रुपये कम करने के पश्चात आया था। तो इसका मतलब जो P को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 45 अब +15 यानी P को कितना धनराशि मिलेगा?
60 रुपया मिल जाएगा। 45 + 15 यानी यहाँ पे पी को 60 रुपया मिलेगा, 165 नहीं। अगर क्यू का बोलता तो क्यू को कितना मिल जाता, 45 × 3। एक का वैल्यू जब 45 तो 3 का वैल्यू 45 × 3 यानी 5 × 15, 4 × 12 = 13, 135 रुपये। ये 135 रुपये कब मिलता, जब हम उसके धनराशि में 10 रुपये का कमी कर देते हैं। तो इसका मतलब जो क्यू को धनराशि मिलेगा वो 145 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पी का पूछ रहा था तो पी का कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। ठीक है, बाकी 144 नंबर खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं, जिस इसमें दिया गया कि 3 संख्याएं जो 1, 3, 5 के अनुपात में हो, वर्गों का योग 140 है। यानी 3 संख्या का जो अनुपात है, पहला, दूसरा और तीसरा संख्या का जो अनुपात है वो क्या दिया गया, 1:3:5। ठीक है, अगर बोलता है इनका योग 140 हो तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ते 3, 1, 4, 5, 4, 9 यानी 9 का वैल्यू हम 160, 140 कर सकते थे। कब, जब ये बोलता कि इनका योग 140 हो, बिना कोफिशिएंट माने हम 9 का वैल्यू निकाल के 1 का वैल्यू निकाल के उसके बाद फिर जिसका वैल्यू पूछता वो निकाल सकते थे। लेकिन जब भी अगर वर्ग का बात करें या वर्ग का बात करें या फिर गुना का बात करें, तब हम लोग डायरेक्ट ना जोड़ेंगे तब हम लोग डायरेक्ट ना वर्ग करेंगे ना गुना करेंगे, तब हम लोग को कोई ना कोई कोफिशिएंट मानना ही पड़ेगा। तो हम कोई कोफिशिएंट x से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके वर्गों का योग 140 है, यानी पहला संख्या को वर्ग करेंगे तो 1x² हो जाएगा, दूसरा संख्या को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, और तीसरा संख्या को वर्ग करेंगे तो 25x² हो जाएगा। तो इस सब का योग कितना हो रहा है, 25 + 9 34 + 1 35x² बराबर 140 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी 35 से 4 बार में कट जाएगा, सॉरी x² बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √4, यानी जो x बराबर आया वो 2 आ गया। जब x बराबर 2 तो 1x बराबर 2 × 2 और 3x बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे 6 और 5x बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी जो संख्या का अनुपात आएगा 2 और 6 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी भी वर्ग का बात करें, स्क्वायर, क्यूब, घन, स्क्वायर का बात करें या घन का बात करें तो कोई ना कोई कोफिशिएंट मान लेना है, या फिर गुना का भी बात करेगा कि इस तीनों का गुना इतना दिया गया है तो भी कोई कोफिशिएंट मानना है, क्योंकि ये कोफिशिएंट में भी स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए कोई ना कोई कोफिशिएंट मानना पड़ेगा। जैसे इस सवाल को भी हम एक कोफिशिएंट मान के बना लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसे इसमें बोला गया है कि 3 राशियों के वर्गों के बीच का अनुपात 16:1:8 है। यानी वर्ग के बीच का अनुपात अगर 16:1:8 है तो वो जो संख्या होगा, संख्या का अनुपात क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर है यानी पहला संख्या 4 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है तो दूसरा संख्या 1 हो जाएगा, और 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, तो जो तीसरा संख्या होगा 2√2 होगा। तो इन राशि के घनों के बीच यानी घन का अनुपात निकालने के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2√2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, और √2 का क्यूब 2√2 यानी 8 दूना 16√2, यानी 64:1:16√2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब सेम उसी तरह से इसको भी बना लेना है। नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं अब, जिसे ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार में वर्करों की संख्या 8:5 में कम कर दी गई। यानी वर्कर की जो संख्या थी, वर्कर की संख्या वो किस अनुपात में कम कर दी गई, 8:5 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर वर्कर 8 था तो बाद में कितना हो गया, 5 हो गया। 8:5 में कमी का मतलब हुआ कि पहले अगर वर्कर 8 था तो बाद में कितना हो गया, 5 वर्कर हो गया। और वर्कर के पेमेंट में 5:9 में बढ़ा दी गई, और उसका जो वेतन था, वर्कर का वेतन, एक वर्कर का वेतन, वो 5:9 में बढ़ा दी गई। इसका मतलब पहले वर्कर का पेमेंट अगर 5 रुपया था तो बाद में पेमेंट उसका कितना बन गया, 9 रुपया बन गया। ठीक है, तो क्या चीज़ पूछा है, इसके कुल वेतन में इस अनुपात में कमी या वृद्धि
क्या होगी। अगर हम देखें पहले कितना वर्कर था, 8 वर्कर था। एक वर्कर को अगर 5 रुपये मिलता था तो जो टोटल वेतन होगा, कुल वेतन, वो कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। 8 गुने 5, यानी पहले 8 वर्कर था और एक वर्कर को अगर 5 रुपये मिलता था तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 8 गुने 5 40 रुपये। बाद में क्या हुआ कि 5 वर्कर हो गया और एक वर्कर का वेतन अगर 9 रुपया था तो बाद में टोटल वेतन कितना हो गया, 9 पंचे 45 रुपये हो जाएगा। अगर हम इस अनुपात को और छोटा करें तो 5 से ये 8 बार में, 5 से ये कितना बार में, 9 बार में। इसका मतलब जो टोटल वेतन में प्रभाव पड़ा वो 8:9 में वृद्धि हुआ, यानी पहले 8 रुपये देना पड़ता था तो अब 9 रुपये देना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, वृद्धि हुआ। अगर 8:7 आता तब कमी हो जाता है, क्योंकि पहले 8 रुपये देना पड़ता था, बाद में 7 रुपये देना पड़ रहा है तो कमी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 8:9 हो रहा है, इसका मतलब पहले 8 रुपये देना पड़ता था तो बाद में 9 रुपये देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके वेतन में, टोटल वेतन में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो जो इसका आंसर होगा वो 8:9 में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक नेक्स्ट सवाल, ये 162 नंबर देख लेते हैं। एक दुकानदार में वर्करों की संख्या 3:2 के में कम कर दी गई, यानी कहने का मतलब है पहले अगर 3 वर्कर था तो बाद में कितना कमी करके कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया, बाद में 2 वर्कर हो गया। और वेतन का बात करें, एक वर्कर के वेतन में 6:7 में बढ़ा दी गई, यानी पहले 6 रुपये मिलता था तो बाद में कितना रुपये मिलने लगा, 7 रुपये मिलने लगा। तो कुल वेतन में इस अनुपात में वृद्धि या कमी बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वेतन का अनुपात निकाल लेंगे। टोटल वेतन पहले 3 संख्या था, यानी 3 वर्कर था और एक वर्कर को 6 रुपये मिल रहा था, तो यानी टोटल वेतन 18 रुपया हो जाएगा। पहले बाद में क्या हुआ कि 2 वर्कर बच गए और एक वर्कर को अगर 14 रुपये मिलता था तो बाद में कितना वेतन हो जाएगा, टोटल वेतन 14 रुपये हो जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से 9 बार में, 2 से 7 बार में। इसका मतलब पहले 9 रुपये देना पड़ता था तो बाद में 7 रुपये देना पड़ रहा है, तो 9:7 में क्या हो गया, कमी हो गया। अब जो है वेतन में क्या हुआ, कमी, यानी इसका जो आंसर होगा 9:7 में कमी। ठीक है, तो अब इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो ईजिली बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम उसी तरीक़ा से ये भी सवाल है। इसमें क्या चीज़ बोल रहा है कि ऑफिस के कर्मचारियों के वेतन 3:5 में बढ़ा दी गई, यानी पहले अगर कर्मचारी का संख्या 3 था तो बाद में क्या हो गया, 5 हो गया, यानी संख्या क्या था, पहले 3 था तो बाद में 5 हो गया। और वेतन 3 था तो 5 हो गया, और संख्या जो था वो 8:7 में कम कर दी गई। और कर्मचारी की जो संख्या था वो पहले 8 था तो बाद में कितना कर दिया गया, 7 कर दिया गया। तो टोटल वेतन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल वेतन, यानी 3 वर्कर को अगर 8 रुपये पहले देता था तो इसका मतलब टोटल वेतन 24 रुपये देना पड़ता होगा। बाद में 5 वर्कर को अगर 7 रुपये देता है तो इसका मतलब टोटल 35 रुपये देना पड़ता होगा। अब क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें, यदि पहले कर्मचारी का कुल वेतन 1200 था, अनुपात में पहले कर्मचारी का कुल वेतन कितना हो रहा है, 24, और ये 24 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1200। अनुपात में पहले कर्मचारी का कुल वेतन 24 था, 24 और वास्तव में कितना है, 1200, यानी यही 24 का वैल्यू 1200 दिया गया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, यानी 50 हो जाएगा। तो बाद में सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था, तो बाद में सभी कर्मचारियों का कुल वेतन 35 था। जब एक का वैल्यू 50 तो 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 15 2 17, यानी 1750, यानी बाद में सभी कर्मचारी का कुल वेतन कितना हो जाएगा, 1750। अगर यही बोलता कि कर्मचारी के वेतन में कितना का वृद्धि हुआ है, तो अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ, 11 का, तब हम लोग 11 का वैल्यू निकालते हैं, यानी वृद्धि। पहले अनुपात में वृद्धि निकाल लेते और उसी जो वृद्धि होता उसका वैल्यू फिर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बाद में कर्मचारी का वेतन, तो बाद में कर्मचारी का वेतन कितना था, 35, तो 35 का वैल्यू कितना आ गया था, 1750, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिससे ये सेम सवाल उसी तरीके से बना लेंगे। ये दोनों सवाल ईजी है, ये सवाल तो हम लोग देख चुके थे। अब ये लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक से करते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। और ये सवाल
जो है अगर ये सवाल समझ जाते हैं तो ये चीज़ आपको लाभ हानि में भी काम देगा, लाभ हानि में, और ये मेंसुरेशन चैप्टर में भी काम देगा। अभी जो तरीका बताएंगे ये 2 चीज़ में काम देगा, एक लाभ हानि में काम देगा, एक मेंसुरेशन में। यानी परसेंटेज का जहाँ भी सवाल आएगा परसेंटेज का, वहाँ पे ये आपको काम देगा। सबसे पहले आते हैं, इस सवाल को हम लोग बेसिक से बनाते हैं, ठीक है। किन्हीं 2 संख्या का अनुपात 5:2 था, प्रत्येक में 5 वृद्धि करने के बाद 7:3 हो गया। यानी संख्या का जो अनुपात था वो 5:2 था। जब हम 5 वृद्धि किए तो ये क्या हो गया, 7:3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है। तो हम क्या करते थे, दोनों जगह समान वृद्धि के लिए अंतर को क्या करते थे, गुना कर देते थे। यानी ऊपर वाले का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और नीचे वाले का अंतर कितना हो रहा है, 7 3 का अंतर 4। तो हम ये 4 को ऊपर गुना कर देंगे और 3 को नीचे गुना कर देंगे ताकि अंतर समान आए। तो अगर हम 4 को ऊपर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 अनुपात 4 दूना 8। अगर 3 को हम नीचे गुना करेंगे तो 7 तिया 21 अनुपात 3 तिया 9। अब इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। यानी 20:8 में जब हम लोग 5 जोड़ें तब ये कितना हो गया, 7:3 हो गया। यानी अनुपात में कितना जोड़े हम लोग, 1 जोड़े, और ये 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 जोड़े हैं, तो यानी यही 1 का वैल्यू 5। तो क्या चीज़ पूछा, पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं। तो ये 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। 1 का वैल्यू जब 5 तो 20 का वैल्यू 100, और ये 8 का वैल्यू 20 का वैल्यू 100, और ये 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। इसका मतलब जो दोनों संख्या था, पहला संख्या 100 था तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चीज़ बोला, दोनों संख्या का योग उसके अंतर का कितना परसेंट है। तो योग कितना हो रहा है, 140, अंतर कितना है 60, यानी 140 है, वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 70 बार में, यानी ये जो है 700/3% आया, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आया। तो हमें कितना स्टेप करना पड़ा, 1 स्टेप यहाँ, 2 स्टेप यहाँ, 3 स्टेप यहाँ, और चौथा स्टेप यहाँ, 4 स्टेप करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, हमें इतना नहीं करना था। एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर कहीं भी, इस बात को अच्छे से समझेंगे कि अगर कहीं भी परसेंटेज निकालना हो तो अनुपात में भी वही प्रतिशत आएगा जो वो ओरिजिनल वैल्यू में परसेंटेज देगा। तो 5:2 था, यानी इसका ओरिजिनल वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि अनुपात में भी वही प्रतिशत देगा जो उसका ओरिजिनल वैल्यू में देगा। जैसे अगर बोलेगा कि 15 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या लिखेंगे, 15/10 गुने 100। 15 10 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15/10, यानी जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और ये 0 0 कट जाएगा, यानी 150% आ गया। अगर यही हम 10 और 15 को अनुपात में ले आते हैं तो 5 9 10, 5 3 15, यानी अब हम ये बोल सकते हैं 3 जो है वो 2 का कितना प्रतिशत है, 15 10 का कितना प्रतिशत है। अगर अनुपात में हम बात करें तो 3 जो है 2 का कितना प्रतिशत है, तो 3/2 गुने 100, यानी 2 से 50 बार में, 50 3 150, यानी 150% ही आया। यानी अनुपात में भी वही प्रतिशत आया और रियल वैल्यू में भी वही प्रतिशत आया। तो जब अनुपात में संख्या दिया गया है 5:2, तो हम इसका रियल वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत ही निकालना है। तो प्रतिशत या तो हम अनुपातिक वैल्यू से निकालें या फिर रियल वैल्यू से निकालें, वो बात बराबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं, यानी संख्या का अनुपात 5:2 था, तो हम इसका रियल वैल्यू नहीं निकालते, यानी इसी संख्या से हम लोग काम कर लेते हैं। तो क्या चीज़ बोला, दोनों संख्या का योग उसके अंतर का कितना प्रतिशत है। तो योग कितना है 7, अंतर कितना है 3, यानी 7 जो है 3 का कितना प्रतिशत है, गुना 100, यानी 700/3% है। ये सिंपल एक लाइन का सवाल था और एक लाइन में बन गया। जैसे ये सवाल देखें, यहाँ पे क्या चीज़ है कि किन्हीं 2 संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बदल के 5:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या के योग उसके अंतर का कितना प्रतिशत है। तो हम इस तीनों स्टेटमेंट को फॉलो करके रियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत या तो हम रियल वैल्यू से निकालें या फिर अनुपातिक वैल्यू से निकालें, बात बराबर ही होगा। तो जब हम अनुपातिक वैल्यू से प्रतिशत आ ही जाएगा तो हम रियल वैल्यू क्यों निकालेंगे। तो अनुपातिक वैल्यू क्या है, 3:2।
अब क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उन संख्या का योग उसके अंतर का कितना प्रतिशत है। तो योग कितना हो रहा है 5, अनुपात में योग 5, अंतर कितना 1, यानी 5 जो है 1 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 5/1 गुने 100 यानी 500% है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 500% हो जाएगा। उसी तरह 182 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।